पंजाब और यूपी के जेलों में ऐसे कई बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं जिनको जासूस होने के झूठे इल्जाम में पकड़कर उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। कई उस तशद्दुद की ताब न लाते हुए शहीद हो गए और उनकी लाशों को वहीं जेल के अंदर गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया। जो सख्त चांद थे वो माजूरी के आलम में अब भी भारतीय जेलों में सिसक सिसक कर जी रहे हैं। इनमें से कोई नाबीना हो चुका है, किसी की टांगें कट चुकी है, कोई बाजुओं से महरूम हुआ है और मौत का इंतजार कर रहा है। इस नौजवान पाकिस्तानी का अंजाम भी मेरी आंखों के सामने था, जो एक इंतहाई दर्द-अंगेज अंजाम था और जिससे मैं उसे हर हालत में बचाना चाहता था। उस पाकिस्तानी नौजवान ने अपना नाम जमील अहमद बताया था। 3rd डिग्री के तशद्दुद की वजह से बदनसीब पाकिस्तानी जमील अहमद की हालत इतनी खराब हो गई कि लगता था कि वो थोड़ी देर के बाद मर जाएगा। मेरे ईमा पर उस पर तशद्दुद का सिलसिला रोक दिया गया। मैंने टंडन साहब को बताया कि खतरा है, पाकिस्तानी एजेंट मर जाएगा, इसलिए 2 रोज तक उसे कुछ न कहा जाए। उसके बाद हम तशद्दुद का सिलसिला फिर शुरू कर देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2 दिनों के बाद ये पाकिस्तानी हमें सब कुछ बता देगा। मिस्टर टंडन ने 3rd डिग्री तशद्दुद को 2 रोज के लिए बंद कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया और अब इन 2 दिनों में मुझे मिस्टर टंडन से निजात हासिल करना थी। हालात का पूरा जायजा लेने के बाद मैंने महसूस किया कि टंडन को अगर बाहर किसी जगह हलाक करता हूँ तो मेरे पीछे लगे हुए जासूस की रिपोर्ट मुझे उसके कत्ल में फंसा सकती थी। मेरे सामने अब सिवाय उसके दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मिस्टर टंडन को उसके ऑफिस में ही खत्म कर दिया जाए। ये इतना आसान काम नहीं था, लेकिन अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ तो मुझ पर शुबा नहीं किया जा सकता था। मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। मेरे जहन ने तमाम हालात को सामने रखते हुए मंसूबाबंदी शुरू कर दी। आखिर मैंने एक तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। हालात को देखते हुए यही एक तरकीब थी जिस पर मैं अमल कर सकता था। उस वक्त मुझे जहरीले सिगार बहुत याद आ रहे थे, चुनाचे मैंने एक ऐसा ही जहरीला सिगार खुद तैयार करने का फैसला किया। सारी स्कीम मेरे जहन में थी। इस स्कीम पर अमल करने से एक अहम तरीन फायदा ये था कि मुझ पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। यूं सांप भी मर जाता और लाठी भी न डूबती। साइनाइड जहर सबसे ज्यादा सरीउल असर और मोहलक जहर है और हमारी इंटेलिजेंस की लेबॉर्ट्री में ये जहर जर्द रंग के जर्राती सुफूफ की शक्ल में मौजूद था। लेबॉर्ट्री में आते जाते मैंने उसे एक अलमारी में शीशी में पड़े देखा। उसके बाहर साइनाइड लिखा हुआ था। सुबह दफ्तर लगने के आधे घंटे बाद तक लेबॉर्ट्री का स्टाफ नहीं आता था। इस दौरान जमादार लेबॉर्ट्री खोलकर उसकी सफाई वगैरह करके चला जाता। यही वो वक्त था जब मुझे लेबॉर्ट्री से साइनाइड जहर की बहुत ही कलील मिकदार चुरानी थी। रात को मैंने 11 बजे के बाद बॉस से राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर शायद मौसम की खराबी के बायस मैं ऐसा न कर सका। ये पहला मौका था कि खराब मौसम मेरे और बॉस के दरमियान हायल हुआ। दूसरे दिन सुबह मैं वक्त पर दफ्तर पहुंच गया। तिवाड़ी अभी तक नहीं आया था। मैंने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर तह करके जेब में रखा और लेबॉर्ट्री की तरफ टहलता टहलता चल पड़ा। लेबॉर्ट्री मेरे कमरे से एक ब्लॉक छोड़कर उसी बिल्डिंग में ही वाक़ थी। लेबॉर्ट्री खुली पड़ी थी। चपरासी भी अभी नहीं आया था। मैं यूं अंदर दाखिल हो गया जैसे मुझे किसी शय की तलाश हो। मैं उंगली पर बार बार फूंके मार रहा था कि अगर फर्ज करें कि कोई आ गया तो उसे कहूंगा कि उंगली दर्द कर रही है। स्पिरिट लगवाने आया था, मगर लेबॉर्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता सीधे कोने वाली अलमारी की तरफ गया। जेब से रुमाल निकाल कर अलमारी का दरवाजा खोला। रुमाल की ही मदद से साइनाइड की शीशी का ढकना खोलकर एक रत्ती से भी कम मिकदार में साइनाइड के चंद जर्रात कागज पर गिराए। शीशी बंद करके अलमारी में वहीं रखी। रुमाल से उसे दोबारा साफ कर दिया। कागज तय करके जेब में डाला। अलमारी बंद कर दी और अपनी उंगली को दूसरी उंगली से रगड़ता फूंके मारता अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। खुशकिस्मती थी कि इस दौरान किसी से आमना सामना न हुआ। अपने कमरे में आकर बैठ गया। उस रोज जब मिस्टर टंडन ने रोजमर्रा मीटिंग के लिए अपने कमरे में बुलाया तो मैं उसके सिगार पीने के अंदाज को गौर से देखता रहा। ये बात मुझे पहले भी मालूम थी कि मिस्टर टंडन बेतहाशा सिगार पीते थे। उनकी मेज पर दाएं जानिब अखरोट की लकड़ी के बने हुए एक सिगार बक्स में मेडोमा के सिगार हर वक्त पड़े रहते थे और ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में खत्म हो जाते थे। मिस्टर टंडन सुबह के औकात में सुबह से शाम तक काफी सिगार पी जाते। उस शाम मैं दफ्तर से सीधा घर जाने की बजाय फूड स्टोर में चला गया। अपने लिए चाय का पैकेट, सिगरेटों का कार्टन और शेविंग फोम खरीदा और साथ ही मेडोना सिगारों का एक पैकेट भी खरीद दिया। मैं इतना अहमक नहीं था कि सारे का सारा पैकेट अपने साथ घर ले जाता। रास्ते में एक वीरान जगह देखकर मैंने पैकेट में से 2 सिगार निकाल कर जेब में रखे और बाकी सिगारों को तोड़ मरोड़ कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वहां से मैं सीधा तुगलक रोड पर गया जहां केमिस्टों की दुकानें थी। यहाँ से मैंने टीका लगाने वाला एक सिरिंज खरीदा और घर आ गया। मैं जानबूझकर घर लेट पहुंचा ताकि अगर सुजाता आई हो तो मेरा इंतजार करने के बाद वापस चली जाए। रात को जब खानसामा और नौकरानी सब चले गए तो मैं दरवाजा बंद करके बेडरूम में बैठ गया। शीशे की एक छोटी प्लेट में ताज़ा पानी के चंद कतरे टिपकाकर उसमें साइनाइड के जर्रात पिलाए, फिर उन्हें आहिस्ता से हिलाया। जब जहर के जर्रात पानी में घुल गए तो सिरिंज की बारीक सुई से जहर को ऊपर खींच लिया।
यह जहर मिकदार में उतना ही था कि सिरिंज की सुई में ही रहा। अब मैंने मेडोना सिगार पर चढ़ा हुआ सेलोफेन कागज उतारा। जिस रुख से सिगार सुलगाया जाता है उस रुख सिरिंज की सुई को ऐन दरमियान में अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाकर सारा जहर सिगार के अंदर दाखिल कर दिया। जहरीला सिगार तैयार था। दूसरे सिगार को मैंने फौरन चूरा करके फ्लश में बहा दिया। जहर वाले सिगार को सेलोफेन के कागज में लपेटकर अपने सरहाने के नीचे रखिया और अपनी स्कीम पर मजीद गौर करते सो गया। सुबह जब नाश्ते के बाद दफ्तर गया तो जहरीला सिगार मेरे साथ था। मिस्टर टंडन का कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। वो बड़ा अफसर था। उसका चपरासी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता था, चुनाचे वो भी देर से आता। ये बात मेरे हक में बहुत अच्छी थी। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंचा टंडन और उसके चपरासी में से कोई भी ना आया था। मैं सीधा मिस्टर टंडन के एयर कंडीशन कमरे में चला गया। जहरीला सिगार मेरी जेब में था। मैंने जाते ही रुमाल अपनी उंगलियों के गिर्द लपेटकर मेज वाले सिगार बक्स को खोला। बक्स में सिर्फ 4-5 सिगार ही बाकी रह गए थे। मुझे खुशी का एहसास हुआ क्योंकि इस लिहाज से मिस्टर टंडन की मौत ज्यादा दूर नहीं थी। ये तमाम सिगार मेडोना की थी। मैंने रुमाल की मदद से जेब से मेडोना का सिगार निकाला। उसे थोड़ा पूंछ करके अगर कहीं मेरी उंगलियों के निशान रह गए हों तो वो भी दूर हो जाएं। फिर सिगार बक्स में उसे इस जाविये पर रख दिया कि सबसे पहले टंडन का हाथ उसे सिगार पर पड़े। उसके बाद सिगार बक्स को बंद करके रुमाल से पूंछा और कमरे में से बाहर राहदारी में निकल आया। राहदारी खाली पड़ी थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन अगर कोई उस वक्त मुझे मिस्टर टंडन के कमरे से निकलते देख लेता तो मेरे लिए उसे भी कत्ल करना जरूरी हो जाता। मैं समझता हूँ कि ये उस शख्स की खुशकिस्मती थी जिससे मेरा आमना सामना नहीं हुआ था, वरना उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो एक तरह से गवाह बन जाता जिसने मिस्टर टंडन की मौत से पहले मुझे उसके कमरे से निकलते देखा था। कई उलझनें पैदा हो सकती थीं, मगर वो आदमी बच गया और मेरे सामने न आया। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा तो मेरी जान में जान आई। मैं गोया टाइम बम लगाया था। अब उसे वक्त पर फटना और मेरे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना था। मैंने थर्मस में से बर्फ वाला ठंडा पानी निकाल कर पिया, फिर सिगरेट सुलगाया और यूं ही एक फाइल लेकर मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में चला गया। अब मेरी सारी तवज्जो उस जानिब थी कि मिस्टर टंडन दफ्तर में पहुंचा है या नहीं। उसके आने का वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आ रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं किसी से पूछना भी नहीं चाहता था कि मिस्टर टंडन क्यों नहीं आ रहे। मैं अपनी मेज पर बैठा फाइल पर काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी ने फोन पर मुझे बताया कि मिस्टर टंडन आज दफ्तर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत खराब है। मेरा चेहरा ये सुनते ही उतर गया। अब वो जहरीला सिगार मुझे टंडन के कमरे में जाकर वापस लाना था, मगर अब टंडन का चपरासी आ गया था और वो कमरे के सामने बेंच पर चौकस था। मैं उसके सामने टंडन के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता था। मैंने अपना प्रोग्राम अगले रोज के लिए मुलतवी कर दिया। दोपहर के बाद मैं कुछ कागजात लिए खुद मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नजर मिस्टर टंडन पर पड़ी, जो सुनहरी ऐनक लगाए खद्दर के कांग्रेसी लिबास में हाथ में ब्रीफकेस लिए राहदारी में चला रहा था। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मैं उसके साथ साथ मौत को भी आता देख रहा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, सर आपकी तबीयत कैसी है? मिस्टर टंडन ने बनावटी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हूँ। सुबह सर में दर्द था। अब सोचा घर बैठकर क्या करूंगा, बस दफ्तर चला आया। मैंने अपने दिल में कहा, तेरी मौत तुझे खींच कर ले आई है, वरना तू यहाँ क्यों आता। मिस्टर टंडन का चपड़ासी दरवाजा खोले अदब से एक तरफ खड़ा था। टंडन अपने कमरे में चले गए और मैं तिवाड़ी के कमरे में आ गया। मैंने उसे बताया कि मिस्टर टंडन आ गए हैं। वो सीधा होकर बैठ गया। ये क्यों आ गया है? इसे दफ्तर के बगैर चैन नहीं आता। सेक्रेटरी ने बेजारी से कहा, कैप्टन तुम ये क्या लाए हो? मैंने कागज दिखाते हुए कहा, मिस्टर तिवाड़ी ये दस्तखत पहचानते हो? मेरा ख्याल है नकली नहीं है। दस्तखत डीची रामामूर्ति के थे, बिल्कुल असली थे। मैं वैसे ही बहाना बना रहा था। तिवाड़ी ने कागज हाथ में लेकर गौर से दस्तखत देखे और बोला, बिल्कुल रामामूर्ति साहब के हैं। तुम्हें कैसे ख्याल आ गया कि ये नकली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तिवाड़ी साहब आपको तो मालूम ही है कि आजकल हालात कैसे हैं, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। मैंने तिवाड़ी को अपने पैकेट में से सिगरेट पिलाया और हाथ कागज में लिए गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं कनखियों से मिस्टर टंडन के कमरे की तरफ देख रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि कुर्सी पर बैठते ही उसने जहरीला सिगार ही उठाकर सुलगा लिया हो और अब तक वो अंदर मर भी चुका हो। चपड़ासी बाहर बेंच पर चाको चौबंद होकर बैठा था। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। कई बार चाहा कि टंडन साहब को फोन करूं, यूं ही पूछूं कि आज मीटिंग किस वक्त करेंगे, ये मालूम करूं कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, मगर मैं हर बार फोन करते करते रुक जाता। अचानक फोन की घंटी बोल पड़ी। मेरा दिल थरक उठा। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से टंडन साहब ही बोल रहे थे। कमबख्त अभी जिंदा था। उसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। मैं कैसे इनकार कर सकता था? सोचा जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर उसने मेरे सामने भी सिगार सुलगाया तो उसकी मौत आनन फानन वाक़या हो जाएगी और वो किसी को पुकार भी नहीं सकेगा। मैं शोर मचाऊंगा कि टंडन साहब को कुछ हो गया है। इतना मुझे मालूम था कि साइनाइड जहर को अगर तंबाकू में मिलाकर पिया जाए तो पोस्टमार्टम करते वक्त मौत की वजह जहर खुरानी दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल होता है।
ऐसे केस में आमतौर पर यही समझा जाता है कि आदमी की मौत दिल की हरकत बंद हो जाने से वाक़ई हुई है। फिर भी मैं नहीं चाहता था कि टंडन की मौत के वक्त मैं उसके पास मौजूद हूँ। फिर ख्याल आया कि यह भी तो हो सकता है कि वो अभी जहरीला सिगार न पिए। उस सिगार की बारी कहीं दोपहर के बाद या शाम के वक्त आए। मैं टंडन साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ सेक्रेटरी नंबर 2 मिस्टर तिवाड़ी पहले से मौजूद था। मैं परेशान सा हो गया। तिवाड़ी को वहाँ नहीं होना चाहिए था, मगर मैं उसे वहां से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता था। मैंने टंडन को नमस्कार किया और खामोशी से उनके सामने वाली कुर्सी पर तिवाड़ी के पास ही बैठ गया। हम मिस्टर टंडन के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, मगर वो हमें इसरार करके सिगरेट पिलाने पर मजबूर कर देता। मिस्टर टंडन हस्बे मामूल सिगार मुंह में लगाए हुए था। सिगार आधे से ज्यादा जल चुका था, जिसका मतलब ये था कि ये जहरीला सिगार नहीं है। मिस्टर टंडन ने मीटिंग शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल पर तबादला ख्याल शुरू हो गया। फाइलें खुल गईं, पुराने रिकॉर्ड हवाले के लिए देखे जाने लगे। मेरा ध्यान टंडन के सिगार की तरफ था जो जल चुका था। टंडन ने सिगार एस्ट्रे में मसल दिया, फिर सफेद रुमाल होंठों पर फेरा और दफ्तरी बहस मुबाहसे में मसरूफ हो गया। मुझे यकीन था कि वो अभी बक्स में से सिगार निकाल कर सुलगाएगा और पहले ही कश के बाद या ज्यादा से ज्यादा दूसरे कश के साथ ही वो मेज पर मुंह के बल गिरेगा, मगर वो अपने काम में लगा हुआ था। अचानक उसका हाथ सिगार बक्स की तरफ गया। उसमें देखे बगैर उसने मेडोना का पतला लंबा सिगार निकाला। सारे सिगार एक ही तरह के थे। मैं पहचान न सका कि ये मेरा सिगार है या पहले से पड़े हुए सिगारों में से एक सिगार है। मेरे दिल की धड़कन अदरे तेज हो गई। टंडन साहब ने बातें करते हुए लाइटर से सिगार सुलगा लिया। उसके दो एक कश खींचे और बातें करने लगे। सिगार उनकी उंगलियों में सुलग रहा था। मेरी सारी तवज्जो सिगार की तरफ थी। उसने थोड़ी देर के बाद मजीद 2 कश लगाए। बस अब वो मर जाएगा, सर आगे को डालकर मेज पर गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा न हुआ। देखते ही देखते सिगार आधा खत्म हो गया। ये भी जहरीला सिगार नहीं था। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई और हम अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे अजीब किस्म की बेचैनी लगी थी। थर्मस में से कई बार ठंडे पानी के घूंट पी चुका था। तनाव की वजह से हलक बार बार खुश्क हो रहा था। 2 बार उठकर बाथरूम जाने के बहाने मिस्टर टंडन के कमरे के आगे से गुजरा। हर तरफ खैरियत थी। मैं ये खैरियत नहीं देखना चाहता था। दोपहर के 2:45 बज रहे थे कि राहदारी में मुझे कुछ शोर सा सुनाई दिया। फिर कोई भागता हुआ मेरे कमरे के आगे से गुजर गया। इतने में एक आवाज आई, एम्बुलेंस मंगवाओ कांतिलाल, जल्दी करो। मैं समझ गया, फौरन उठकर कमरे से बाहर निकला। उस वक्त तिवाड़ी भी अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। क्या हो गया है, शोर क्यों मचा रहे हो? मिस्टर टंडन के चपरासी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सरकार गजब हो गया, टंडन जी बेहोश पड़े हैं। हम भागकर मिस्टर टंडन के कमरे में गए। वो उसी तरह कुर्सी पर पड़ा था कि सर मेज के साथ लगा था। ऐनक एक तरफ से भिंच गई थी और चलता हुआ सिगार मेज पर लुढ़क कर एक फाइल के नीचे चला गया था। सिगार की वजह से कागज भी सुलगने लगा था। मैंने लपक कर सिगार को उठाया और एस्ट्रे में डालकर बोला, हे भगवान, टंडन जी को क्या हो गया है? तिवाड़ी ने टंडन के सर को पीछे कुर्सी के साथ लगाया तो वो लुढ़क कर सीने से जा लगा। मैंने कहा, टंडन जी बेहोश हो गए हैं, मेरा ख्याल है दिल का दौरा पड़ गया है, फौरन अस्पताल फोन करो। मैंने तिवाड़ी के जाते ही पहला काम ये किया कि जहरीले सिगार को बुझाकर अपनी जेब में डाल लिया। इतने में दफ्तर के दूसरे लोग भी घबराए हुए कमरे में आ गए। एम्बुलेंस बाहर पहुंच चुकी थी। हम सब ने टंडन साहब को उठाया और बाहर लाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। मैंने टंडन के जिस्म को हाथ लगाते ही महसूस कर लिया था कि वो मर चुका है, मगर इन सब लोगों का यही ख्याल था कि वो दिल के दौरे की वजह से बेहोश हो गए। मैं और तिवाड़ी एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल गए। अस्पताल में उसी वक्त मिस्टर टंडन को इमरजेंसी वार्ड में लिटाकर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और सर को नफी में हिलाते हुए बोला, ये तो मर चुके हैं। मैं भागकर एक और डॉक्टर को ले आया। उसने भी चेकिंग करने के बाद यही कहा कि ये शख्स मर चुका है। इतने में पुलिस के 2 सिपाही वहां गए। उन्होंने हमसे पूछगिछ शुरू कर दी कि आप लोग इसे कहां से लाए हैं, ये कौन है और इसे क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। मिस्टर तिवाड़ी ने उन्हें बताया कि मिस्टर टंडन सेंट्रल गवर्नमेंट के आला अफसर थे। सिपाही बोला, लाश का पोस्टमार्टम होगा। तिवाड़ी ने झंझलाकर कहा, अरे चाहे जो कर लेना, पहले मुझे इनके घर वालों को इत्तला करने दो। वो मेज की तरफ फोन करने बढ़ा। मैंने जेब से रुमाल निकालकर आंखों पर रख लिया और यूं ही सिसकियां लेनी शुरू कर दी। हालांकि मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, मगर मैं यही जाहिर कर रहा था कि जैसे मुझे मिस्टर टंडन की मौत का बेहद गम है। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे जहरीले सिगार का तजुर्बा कामयाब रहा था। अब मैं खुद इस किस्म का सिगार तैयार कर सकता था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैं कुछ खौफजदा था। मुमकिन था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जाहिर कर दिया जाए कि मिस्टर टंडन को साइनाइड जहर देकर हलाक किया गया है। ऐसी सूरत में दफ्तर में तफ्तीश का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता और हमसे भी पूछगिछ हो सकती थी, क्योंकि मिस्टर टंडन के साथ उस रोज हमने मीटिंग भी की थी। बुझा हुआ जहरीला सिगार अभी तक मेरी जेब में था। अब उसे जाया करने का मरहला आ गया था। मैं मुंह धोने के बहाने इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में घुस गया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि लेटरिन में जाकर सिगार का चूरा करके फ्लश में बहा दिया। फिर बाहर आकर मुंह धोया और जल्दी से बाहर आ गया। मैंने मल मल कर अपनी आंखें लाल कर ली। थोड़ी ही देर बाद टंडन के घर वाले और दफ्तर के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए।